जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि प्रकृति की एक प्रक्रिया कैसे हवा के साथ मिलकर एक रोचक दृश्य पैदा करती है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया जल में या उसके सतह पर बनती हुई देखी जा सकती है, जिसे आमतौर पर भंवर कहा जाता है। यहाँ हवा नहीं बल्कि जल तीव्र गति से नाचने लगता है, और जिस प्रकार हवा के नाचने से उसके आसपास के संपर्क में आने वाली सारी वस्तुएं भी हवा के साथ नाचने लगती हैं, उसी प्रकार पानी के नाचने से उसमें मौजूद सारी वस्तुएं भी उसी के साथ साथ नाचने लगती हैं। वहाँ से हवा विस्थापित होती है, यहाँ तीव्रता से पानी विस्थापित होता है। यहाँ भी हवा की तरह ही उसकी तीव्रता के अनुपात में पानी में या उसकी सतह पर मौजूद वस्तुओं पर कम या ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी जल की सतह पर बने भंवर के साथ सतह पर तैरते खरपतवार, पक्षी या बर्फ के टुकड़ों को भंवर में फंसकर उसके साथ नाचते एवं डूबते हुए देखा जा सकता है। बड़े भंवर में नावें भी फंस जाती हैं और गोल गोल घूमने लगती हैं। उस समय उसमें बैठे हुए लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, क्योंकि उस समय पतवार भी काम नहीं करता। लोग दहशत में जान बचाने के लिए नाव से बाहर कूदने लगते हैं, लेकिन यह और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भंवर के आसपास का सारा पानी भी उससे प्रभावित होता है और क्रमशः भंवर के केंद्र की ओर अग्रसर हो रहा होता है एवं भंवर के केंद्र से तीव्र गति से नीचे की तरफ गहराई में जा रहा होता है, जो अपने साथ की वस्तुओं को भी डुबाकर गहराई में ले जाता है। समझदार नाविक खतरा भांपकर नाव को पहले ही मोड़ लेते हैं। अब सवाल उठता है, ये भंवर बनते क्यों हैं? कारण स्पष्ट है कि पानी के अंदर किसी सिंक होल के माध्यम से कोई शॉर्टकट रास्ता बन जाता है, जहाँ से तीव्र गति से पानी कहीं और जाने लगता है। समुद्र के दो क्षेत्रों में तापांतर के कारण समान धाराएं बनने लगें तो उनकी तीव्रता के अनुपात में सामान्य सतह पर छोटे या बड़े भंवर बन सकते हैं। इसे कहीं कहीं मड़ोर भी कहा जाता है। समुद्र के अलावा नदियों, झीलों या तालाबों में भी भंवर बन सकता है। इसे हम अपने घर पर भी पानी इकट्ठा करके कृत्रिम विधि से बना सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो चुका है कि गैस या द्रव दोनों माध्यमों में माध्यम के कण विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर तीव्रता के साथ विस्थापित होते हैं, तो वहाँ रिक्त स्थान को भरने हेतु आसपास के कण तीव्रता से पहुँचते हैं। अब चूँकि विस्थापन भी सतत होता रहता है, अतः आसपास के कण भी सतत पहुँचते रहते हैं, तो अत्यधिक दबाव एवं बहाव के कारण दोनों ही माध्यम में घूर्णन बल कार्य करने लगता है, जिसे वायुमंडल और भंवर के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न और है, क्या इस तरह के या इससे मिलते जुलते घटनाक्रम ठोस या निर्वात यानी अंतरिक्ष में संभव है या नहीं? इसका जवाब हम अगले एपिसोड में लाएंगे। फिलहाल यहाँ द्रव माध्यम यानी जल में होने वाले भंवर पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ द्रव के रूप में जल का ही चयन क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे पास द्रव के भंडार के रूप में जल का ही विशाल भंडार मौजूद है। हमारे आसपास नदियों, तालाबों या समुद्र में जल ही सुलभता से पाया जाता है, इसलिए उसमें होने वाली विविध प्रक्रियाओं को हम देख भी पाते हैं। अन्यथा और किसी पदार्थ का द्रव रूप में सुलभता से उपलब्धता संभव नहीं है हमारी धरती पर। जैसे मीथेन गैस का समुद्र टाइटन पे मिलेगा या किसी भी पदार्थ का द्रव रूप सूर्य पे मिलेगा, जहाँ का तापमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ की हर प्रक्रिया का अध्ययन इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जल ही अपेक्षाकृत ज़्यादा आसानी से सुलभ है द्रव की गतिविधियों के अध्ययन के हिसाब से। जल हमारी धरती पर जीवन के लिए उत्तरदायी घटकों में मुख्य घटक भी है। जल की आसान उपलब्धता के कारण ही धरती पर असंख्य जीवन पनप रहा है।
बहरहाल हम भंवर यानी जल बवंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि कैसे हवा में बवंडर का जन्म होता है और कई तरह के परिणाम देता है, उसी प्रकार जल में भी यह प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। उसे हम किसी और नाम से जानते हैं। अब तक करीब करीब स्पष्ट हो रहा है कि चक्रण और परिभ्रमण की ये प्रक्रिया सृष्टि की एक खास प्रक्रिया है जो सूक्ष्म से लेकर अति विशाल या महाविशाल आकार लेकर भिन्न भिन्न स्तर पर सृष्टि को प्रभावित करती रहती है। जैसे सूक्ष्म रूप में इलेक्ट्रॉन की परिभ्रमण प्रवृत्ति, कण समूह रूप में वायु या जल की परिभ्रमण प्रवृत्ति, विशालकाय रूप में ग्रह उपग्रह तारों या गैलेक्सियों की चक्रण या परिभ्रमण प्रवृत्ति। भले हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते और अध्ययन करते हों, परंतु प्रक्रियागत समानता साफ परिलक्षित होती है। अब चूंकि गैस की अपेक्षा द्रव के कण काफ़ी भारी होते हैं, अतः जब इनमें किसी भी प्रकार की गति, चाहे सीधा बहाव हो या भंवर के रूप में बहाव हो, उनकी स्पीड के अनुसार काफ़ी भयंकर रूप सामने आता है एवं महाविनाश का कारण बनता है। एक चीज़ बवंडर और भंवर दोनों में कॉमन है, वह है विस्थापन। बवंडर में बाह्य कारकों से प्रभावित होकर वायु का विस्थापन तथा भंवर में बाह्य कारकों से प्रभावित होकर जल का विस्थापन। लेकिन क्या यह प्रवृत्ति ठोस में संभव है, इसे अगले दिन में जानेंगे। यहाँ पुनः इसके कारण पर एक नज़र डालते हैं। सामान्यतः बहाव में सामान्य विस्थापन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता रहता है, परंतु अचानक कहीं शॉर्टकट मिलता है तो बहुत तेज़ गति से बहुत सारा जल एक साथ शॉर्टकट की तरफ जाने लगता है, जो गुरुत्वीय खिंचाव से प्रभावित होता है, जिससे वहाँ घूर्णन बल पैदा होता है, जिससे जल भयंकर तेज गति से नाचता हुआ अंदर की तरफ जाने लगता है, जो अपने साथ अपने आसपास की बहती वस्तुओं को उसी गति से अंदर डूबने लगता है। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि क्या कोई वस्तु जिस रूप में भंवर में डूबेगी उसी रूप में उससे बाहर भी निकलेगी? इसका उत्तर शायद हाँ या शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक विधि व्यवस्था कुदरती चक्की की तरह काम करती है। जैसे हमारी बनाई चक्की भी दलिया, सूजी, आटा या मैदा निकालती है, उसी प्रकार इस प्राकृतिक चक्की में सारी डूबने वाली वस्तुएं कई रूप रंग में बदल जाती हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि भंवर के अंदर का दबाव और बहाव कितना ज़्यादा है। इस प्रकार प्रकृति की एक खास प्रक्रिया जिसे हम बवंडर और भंवर के नाम से जानते हैं को समझने में हमारी समझ कुछ और बेहतर हुई, जिसमें चक्रण, परिभ्रमण और विस्थापन की प्रक्रिया संपन्न होती है।